हेलो मेरे सीएमए इंटर के प्यारे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम के लिए अब 3 से 3.5 महीने ही बचे हैं। दिस साइड सी एस हरीश मथारिया, हमने यस एकेडमी फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे ये प्यारी सी और एक वंडरफुल सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग सीएमए इंटर के फिनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज पेपर नंबर 6 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। जिसमें मैं सबसे पहले आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिप्रिसिएशन। मैं मानता हूँ आप लोगों ने ये टॉपिक सीएमए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा, सेम टॉपिक इंस्टीट्यूट ने सीएमए इंटर पे भी दे रखा है ना। बट सीएमए इंटर के अंदर में जो डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन आने वाले उसकी डेप्थ काफी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे आप लोगों को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल एसेट्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे, राइट। सो इस टॉपिक को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसको 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 इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है। चाहे कोई एक छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, कोई किराना दुकान हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई एमएनसी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो। सो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है, उसकी इच्छा हो चाहे ना हो। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, राइट। सर डिप्रिसिएशन के ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मोस्टली प्रैक्टिकल, बट सम टाइम थ्योरी क्वेश्चन। तो थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना करीब करीब 10 से 15%, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना करीब करीब 85 से 90%, राइट। सर हम इस सीरीज के अंदर में जो आप सारे सीएमए इंटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हो, इसके अंदर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? तो गाइस इसका जवाब है सारे। हम लोग 100% टॉपिक्स देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर में आपको बिल्कुल तकलीफ ना आए। सो आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर मैं आप लोगों का डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो फटाफट से देखना, प्योरली प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपके इसके अंदर में टाइम पास नहीं होने वाला है। फटाफट से सारी चीजें मेरे साथ साथ लिखना, राइट। और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, ये हैंड रिटन नोट्स आपके हवाले कर दी जाएगी, है ना। दिस विल बी योर्स ओनली। सो प्लीज ध्यान देना। और हाँ, अभी तक किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना। सो आ जाओ यार। सो डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन के मीनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से देखना, डिप्रिसिएशन काफी सारे बच्चे इसको क्या कहते हैं? लॉस है। लॉस बेटा लॉस नहीं है ना। जब कभी भी हम लोग कोई एसेट को, कौन सी एसेट? डिप्रिसिएबल एसेट। जब भी हम लोग कोई डिप्रिसिएबल एसेट को यूज करते हैं, तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू जो रिड्यूस हो जाती है, तो जितने से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, मे बी बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, मे बी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, मे बी बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस, यानी नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। सो फॉर एनी रीजन अगर एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो जितने से एसेट की वैल्यू कम हो गई, है ना, रीजन कौन कौन से बताओ तो जरा मुझे? वेयर एंड टेयर, यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, है ना। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इनमें से कोई भी रीजन की वजह से अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, तो जितने से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, उस अमाउंट को हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन बोलेंगे, राइट। सो बेसिकली डिप्रिसिएशन इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तो इसको कभी भी आज के बाद लॉस नहीं बोलने का, ये बात समझ में आई सभी को? सो डिप्रिसिएशन का मीनिंग एक बार लिख लो। डिप्रिसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन। बहुत प्यार से, शिद्दत से, समय बर्बाद किए बगैर सारी चीजें कवर अप करना है ना, बट जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आप लोगों की एग्जाम पास में है, राइट। सो डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, रिडक्शन इन इन बुक वैल्यू। देखो बच्चों, मैंने वर्ड क्या लिखा है यहां पे? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ कौन सी एसेट बताओ तो जरा? बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। बुक वैल्यू ऑफ कौन सी एसेट? डेप्रिसिएबल एसेट्स। सो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, मे बी बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। इनमें से
कोई एक रीजन की वजह से भी अगर एसेट की बुक वैल्यू कम होती है तो हम लोग जितने से एसेट की बुक वैल्यू कम हो गई उस अमाउंट को प्यार से बोलने वाले हैं डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे बच्चों के दो सवाल है। सर आपने लिखा डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू, राइट? सो बुक वैल्यू का मतलब क्या है? ध्यान से एक बार देखना बच्चों अच्छे से। मैं बुक वैल्यू का मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। बुक वैल्यू का मीनिंग हम लोग लिखेंगे ये अलग कलर के पेन से। मैं यहाँ पे लिखता हूं बुक वैल्यू का मतलब बेसिकली बुक वैल्यू ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे एसेट आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी कर रहे हो। इसी को प्यार से WDV भी कहते हैं। इसी को प्यार से रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बोलेंगे बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ध्यान से देखना। जिस मोमेंट पे मैंने एसेट परचेस किया, जिस मोमेंट पे मैंने एसेट परचेस किया, मान लो ये कोई तो एक एसेट है, ये एक मैंने एसेट परचेस किया आपको समझाने के लिए 10 लाख रुपए में, बरोबर है। ये एसेट परचेस कर लिया मैंने, इसके लिए 10 लाख रुपीस दे दिए और अब मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इस एसेट को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा फॉर ₹10 लाख। तो जिस मोमेंट पे एसेट परचेस किया उस मोमेंट पे इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 लाख रुपए। तो बुक के अंदर में कितनी आ गई? 10 लाख। अब जैसे ही एक साल खत्म हो गया इस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक साल मैंने एसेट को यूज किया, वेयर एंड टेयर, या फिर यूज नहीं भी किया, एसेट रेडी फॉर यूज थी, एसेट रेडी फॉर यूज थी, टाइम पास हो गया, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, सो टाइम पास भी हो गया, तब भी इसकी वैल्यू कम हो गई। मान लो आपको समझाने के लिए इसकी वैल्यू कम हो गई 1 लाख रुपए से। सो 10 लाख रुपए की एसेट थी, 1 लाख से वैल्यू कम हो गई, तो बताओ बचा हुआ वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा? 9 लाख। तो ये है आप लोगों आप लोगों का बुक वैल्यू। सो ध्यान से सुनना, मैं बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं। बुक वैल्यू को प्यार से बीवी लिख देता हूं, है ना, प्यार से बीवी। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टिल डेट, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एसेट का बुक वैल्यू क्या है तो उसको बोलना एसेट का बुक वैल्यू यानी उसका कैरिंग अमाउंट, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उस एसेट को जिस अमाउंट पे कैरी कर रहे हैं उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू। बेसिकली बुक वैल्यू कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, बराबर। बुक वैल्यू का ही दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। अब यहां पे मैंने डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या लिखा? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट। आप लोगों का अगला सवाल, सर डिप्रिसिएबल एसेट यानी कौन सी एसेट? सो ध्यान से देखना, जो असेट, जो असेट ये चारों भी कंडीशन, ऑल 4 कंडीशन, जो असेट ये चारों भी कंडीशन फुलफिल करेगी उसी असेट को मैं प्यार से डिप्रिसिएबल असेट बोलूंगा। प्लीज देखो जरा कौन सी 4 कंडीशन है। हर एक असेट को डिप्रिसिएबल असेट नहीं बोलना है। डिप्रिसिएबल असेट यानी वो असेट जो डिप्रिसिएट होने लायक है, बराबर है क्या? कैश, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी सब असेट है, बट क्या ये डिप्रिसिएबल असेट है? नो। क्यों नहीं है? आज असली लॉजिक समझो बेटा इस चीज का। सब लोग अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहली कंडीशन है वो असेट की यूजफुल लाइफ, वो असेट की यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। दूसरा, उस असेट की यूजफुल लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। वो असेट की यूजफुल लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। वो असेट की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, है ना। पड़ोसी की एसेट पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हो। और दूसरा, वो एसेट, प्लीज ध्यान देना, वो एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। आप आपकी पर्सनल कोई एसेट को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही बेटा सभी को? सो बेसिकली डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, wear and tear, passage of time, innovations and technology, etc etc etc। yes or no? so इनमें से किसी भी कारण की वजह से अगर एसेट की बुक वैल्यू रिड्यूस होती है, कौन सी एसेट की? डिप्रिसिएबल एसेट की, तो जितने से एसेट का वैल्यू कम हो गया हम लोग उस अमाउंट को प्यार से डिप्रिसिएशन बोलेंगे। ये बात समझ में आया? अच्छा डिप्रिसिएशन का एक और मीनिंग है, सब लोग अच्छे से समझना बेटा। डिप्रिसिएशन का एक और मीनिंग है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज देखो। बेसिकली depreciation, depreciation, depreciation is the process of depreciation is the allocation process of allocation of cost of
depreciable cost of depreciable asset over its useful life, over its useful life. Depreciation is basically a process of cost of allocation of depreciable asset, process of allocation of cost of depreciable asset over its useful life. ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है। मैं यहां पे मान लो एक एसेट परचेस कर रहा हूं, है ना, ये एसेट की यूजफुल लाइफ है 0 1 2 3 4 5, है ना, 5 साल यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए। और ये एसेट आज मैंने परचेस किया 10 लाख रुपीस में। अब तुम बताओ मुझे, क्या ये एसेट की 10 लाख रुपीस की जो कॉस्ट है, क्या मैं सारी की सारी पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दूं? नो, पीएनएल की कमर टूट जाएगी। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेगा कि भाई सुन, तूने 10 लाख की एसेट खरीदी, वो चलने वाली है 5 साल, और 10 लाख की एसेट 5 साल चलेगी। दैट मींस एक साल यूज करने के 2 लाख रुपए। आपको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख रुपए की एसेट 5 साल, तो एक साल चलाने के लिए कितने हो गए बेटा? 2 लाख रुपए। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो 2 साल यूज कर लिया 4 लाख, 5 साल यूज कर लिया 10 लाख, तो पूरे के पूरे 10 लाख आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में डेबिट नहीं कर सकते। आपको उस एसेट की कॉस्ट को ऑन सम रीजनेबल बेसिस, ऑन सम लॉजिकल बेसिस एलोकेट करना होगा, अपोर्शन करना होगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बस इसी प्रोसेस को हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन बोलते हैं। देखो जरा, 10 लाख रुपए की एसेट 5 साल चलने वाली है, एक साल यूज कर लिया, बोलो एसेट कितने की खत्म हो गई? 2 लाख की। और एक साल यूज कर लिया और 2 लाख, और एक साल यूज कर लिया और 2 लाख, और एक साल यूज कर लिया और 2 लाख, और एक साल यूज कर लिया और 2 लाख। सो 2 2 2 2 2 10 चले गए, पहले थे 10, बाद में 10 चले गए, बचा कितना? 0। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर केस में आखिरी में बैलेंस 0 ही आएगा। आगे ऐसी भी मेथड रहेगी जहां पे एसेट का बैलेंस 0 नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आ रही सभी को? सो प्लीज ध्यान देना, इसी 2 लाख रुपीस को, इसी 2 लाख रुपीस को हम लोग प्यार से, इसी 2 लाख रुपीस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ तो। मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, इसी 2 लाख रुपए को हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन बोलेंगे। इसीलिए तो मैंने बोला डिप्रिसिएशन इज एन अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो देखो, मैंने जो एसेट की कॉस्ट थी, एसेट की जो कॉस्ट थी 10 लाख रुपीस, उसे मैंने एसेट की यूजफुल लाइफ पे एलोकेट कर दिया ऑन सम लॉजिकल और रीजनेबल बेसिस। बस इसी प्रोसेस को हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन बोलेंगे। सो डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्लियर है? आप सभी लोग जानते हो, जो कोई भी डिप्रिसिएबल एसेट है, उस डिप्रिसिएबल एसेट को हम लोग किसी एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट को कभी भी डेबिट नहीं करते, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस और नो? हाँ, वो अलग बात है कि आपका अलग अलग मेथड से हर साल अलग अलग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आ सकता है, बट अल्टीमेट प्रोसेस तो सेम ही है ना। हमें एसेट की कॉस्ट को ऑन सम रीजनेबल बेसिस, रीजनेबल बेसिस कभी कभी स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा, कभी डब्ल्यूडीवी रहेगा, है ना, कभी सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड रहेगा, कभी सिंकिंग फंड मेथड रहेगा, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड रहेगा, कभी एन्युटी मेथड रहेगा। यस और नो? तो कोई भी मेथड हो सकती है, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन, है ना, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो क्या यहां पे डिप्रिसिएबल एसेट, बुक वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन, ये तीनों का मीनिंग समझ में आया? अच्छा, इतना ही नहीं, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज कर रहा है या अपोर्शन कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट की कॉस्ट उसके यूजफुल लाइफ पे हम लोग यहां पे एलोकेट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट के केस में डिप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट के केस में अमोर्टाइजेशन। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? पक्की बात? आगे बढ़ो हम लोग थोड़ा सा। डन? ऑल सेट? वेरी गुड। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं। तो ये तो एक चीज समझ में आ गई बॉस कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी करंट एसेट डिप्रिसिएबल एसेट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि करंट एसेट आपकी पहली वाली कंडीशन पूरी फुलफिल नहीं कर रही है। करंट एसेट वही एसेट है जिसका बैलेंस, है ना, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डिप्रिसिएबल एसेट यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, करंट एसेट यूजफुल लाइफ लेस देन 1 ईयर। तो करंट एसेट सबसे पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, इसीलिए करंट एसेट डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इसीलिए करंट एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता।
होता है। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ कैश के ऊपर में या डेटर्स पे प्रीपेड एक्सपेंस पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज होता, तो बोलना भैया सुन, वो सारी चीजें एसेट तो है बट वो डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है। डिप्रिसिएबल एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, बच्चे काफी बार बोलते हैं सर फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता। मुझे एक बात बताओ, लैंड फिक्स एसेट है, लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि लैंड सेकंड नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है बच्चों। लैंड करोड़ों सालों से यही थी, लैंड करोड़ों सालों तक यही रहेगी। समझ में आ रहा है? पहले भी इधर ही थी, आज भी, आगे भी यही रहेगी। कब तक रहेगी पता नहीं। लैंड का यूजफुल लाइफ कोई डिफाइन नहीं कर सकता। लैंड का यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है। और सेकंड वाली कंडीशन है, अगर कोई एसेट को डिप्रिसिएबल एसेट बनना है तो उसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, जो कि लैंड सेकंड नंबर की कंडीशन फुलफिल नहीं करती है। इसीलिए लैंड इज नॉट ए डिप्रिसिएबल एसेट। ये बात समझ में आई सभी को? तो पक्की बात। सो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया, डिप्रिसिएबल एसेट क्या होता है और एसेट का बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल है बच्चों, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। अब सवाल ये पैदा होता है, सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा, सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रिसिएशन का नेचर क्या है। समझना जरा अच्छे से सारे बच्चे, नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन। बेसिकली डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। लिखो बेटा, डिप्रिसिएशन लॉस नहीं बोलना, इज एन एक्सपेंस। बट वेट, एक्सपेंस है बट कौन से टाइप का एक्सपेंस है? एक्सपेंस है बट कौन से टाइप का? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है बच्चों? डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब डिप्रिसिएशन की वजह से कभी भी आपके जेब से कैश नहीं जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार परचेस किया 10 लाख रुपए का, एक साल हो गया कार यूज करते करते, एक साल में उसकी यूजफुल लाइफ मेरी थोड़ी कम हो गई और एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई। एक साल पहले कार खरीदा था 10 लाख की, एक साल मैंने कार को यूज किया, टोटल यूजफुल लाइफ आपको समझाने के लिए 10 ईयर है, एक साल यूज कर लिया आपको समझाने के लिए 1 लाख से कार की वैल्यू कम हो गई। तो तुम मुझे एक बात बताओ, एक साल बाद मुझे वो 1 लाख रुपए किसी को देने जाना है क्या? नो। कार की वैल्यू कम हुई है, कैश कम नहीं हुआ है। उस डिप्रिसिएबल एसेट की बुक वैल्यू कम हुई है, कैश या बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात सभी को? हर साल जब भी हम लोग कोई डिप्रिसिएबल एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो मुझे कैश या बैंक के अंदर में कोई इंपैक्ट लेने की जरूरत नहीं है। एसेट की बुक वैल्यू कम होना अलग बात, कैश बैंक कम होना अलग बात। सो डिप्रिसिएशन ये ऐसा एक्सपेंस है जिसकी वजह से प्रॉफिट तो कम हो जाएगा बट कैश कम नहीं होगी। इसीलिए इस टाइप के एक्सपेंसेस को हम लोग प्यार से नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। ऐसे और भी काफी सारे एग्जांपल हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर में देखने वाला आगे जाने के बाद, है ना। जैसे एसेट्स को राइट ऑफ किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स को हमने राइट ऑफ किया। तो ऐसे काफी सारे एक्सपेंसेस है जिसकी वजह से प्रॉफिट तो कम हो जाएगा लेकिन कैश कम नहीं होगी। इसीलिए इन टाइप के एक्सपेंसेस को हम लोग प्यार से नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। राइट, ये बात समझ में आ रही सभी को? अब जैसे मैंने एक्सपेंस बोल दिया, आप सभी को एक चीज बता दो, सिंस डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, कम होता है तो क्रेडिट करो। ये बेसिक रूल हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में देखा है। तो जब कभी भी डिप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा तो मतलब आपका खर्चा बढ़ेगा तो देख लो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और एक्सपेंस है और डिप्रिसिएशन की वजह से एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यस और नो? सो अब ध्यान से देखना, अब मैं यहां से आगे आप लोगों को डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। सो प्लीज 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 ध्यान दो, एक्सपेंस है और कौन सा एक्सपेंस है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देयरफॉर इसका फाइनल अकाउंट में प्रेजेंटेशन कहां रहेगा? फाइनल अकाउंट में प्रेजेंटेशन कहां रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन आप लोगों का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, बट कैश विल नॉट रिड्यूस। कैश कम नहीं होगी, बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, since it is a non-cash expense, since it is a non-cash expense, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा बट कैश कम नहीं होने वाली है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई? अब मैं बात कर रहा हूं डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, प्लीज सभी ने अच्छे से ध्यान दे रहे हैं।
सो बच्चों आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की डिप्रिसिएशन के, तो समझना जरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आप दो तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकती है, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। दो तरीके से हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लीज गलती से भी यहां पे किसी ने ये मत सोचना एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, नो। ये सारी मेथड डिप्रिसिएशन का अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट कैलकुलेट करने वाली मेथड है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली मेथड नहीं है। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, और आप जो एसएलएम डब्ल्यूडीवी सोच रहे हो वो अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है, वो भी आगे आने वाली है। बट अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। सो प्लीज ध्यान देना, आ जाओ बेटा। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके से डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पहला वाला मेथड है मेथड वन। मेथड वन, हम लोग डिप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं एसेट की वैल्यू पे, चार्ज टू एसेट, एसेट। और दूसरा वाला मेथड है, दोनों में से कोई तो एक मेथड फॉलो करना है। दूसरा मेथड है बच्चों मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो दोनों में से कोई तो एक मेथड आपने फॉलो करना है, दोनों के दोनों मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो जब भी मैं बात करूंगा बच्चों डिप्रिसिएशन की, जब भी मैं बात करूंगा डिप्रिसिएशन की, तो प्लीज अच्छे से ध्यान दो। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की दो मेथड है, पहली चार्ज टू एसेट, दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब दोनों मेथड का मीनिंग समझता हूं। चार्ज टू एसेट का मतलब है बच्चों, चार्ज टू एसेट का मतलब है, प्लीज ध्यान देना, हम लोग डिप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट पे चार्ज कर रहे हैं, और जब भी मैं एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। ये सर नो, जैसे बैंकर आपके बैंक अकाउंट पे चार्जेस चार्ज करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब भी मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एसेट की वैल्यू पे, तो डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट का जो भी बैलेंस है वो एक्चुअल में रिड्यूस हो जाएगा। सो पहली वाली मेथड है ना, यहां पे हम लोगों को एसेट बैलेंस शीट में जो दिखेगी वो नेट वैल्यू पे दिखेगी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। दूसरी वाली जो मेथड है मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहां पे हम लोग एसेट की वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, एसेट हर बार दिखेगी ग्रॉस वैल्यू पे, एसेट हर बार दिखेगी ग्रॉस वैल्यू पे। डोंट वरी, मैं साबित करके बताऊंगा आपको दोनों मेथड के अंदर में अंतर क्या है। अल्टीमेट इफेक्ट दोनों मेथड का बिल्कुल सेम है, अल्टीमेट इफेक्ट दोनों मेथड का सेम है, जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है ना। ये दोनों मेथड के अंदर में जो भी डिफरेंस आपको दिखेगा जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। सर एग्जाम के अंदर में कौन सी वाली मेथड आती है? मेथड टू, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कभी कभी मेथड वन आती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इस मेथड से डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, राइट। सो सब लोग अच्छे से ध्यान देना, मैं दोनों मेथड की डिटेल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। सो सबसे पहले चार्ज टू एसेट, यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर डिप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? आप लोगों को पहले बताया बच्चों, डिप्रिसिएशन ये क्या है? एक्सपेंस है, राइट। डिप्रिसिएशन ये क्या है? एक्सपेंस है, और डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है तो हम लोग खर्चे को डेबिट करते हैं। सो इसीलिए मैंने यहां पे खर्चे को यानी एक्सपेंस को, डिप्रिसिएशन को डेबिट किया, ये सर नो। और यहां पे जो कि मैं एसेट पे चार्ज कर रहा हूं, जो कि मैं डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज कर रहा हूं, सो एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट का बैलेंस कम हो जाएगा। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। उसका नाम अगर होगा मशीन, सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। उसका नाम होगा कार, तो डिप्रिसिएशन टू कार अकाउंट, यस और नो। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू दैट रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। और यहां पे मेकअप प्रोविजन के केस में हम लोग डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो बुक कर रहे हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन में एसेट पे चार्ज नहीं कर रहा हूं। यहां पे साफ शब्दों में लिखा है वी हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, राइट गाइस। तो यहां पे मुझे करना क्या पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को डेबिट तो करूंगा, एक्सपेंस तो मुझे बुक करना है। सो दोनों केस में, दोनों मेथड में डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होने वाला है। एक केस में चार्ज टू एसेट है, मेथड वन में चार्ज टू एसेट है, तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे टू एसेट लिखा। सेकंड वाली मेथड में मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन क्रिएट करना है, तो लिखूंगा टू, क्रेडिट करने वाला हूं, टू प्रोविजन फॉर
टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपको दोनों भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर फर्क समझ में आया? डोंट वरी, मैं इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं, लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, फटाफट से समझना है। इसके बाद में हम लोग इसके आपके मॉड्यूल में आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट? आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो भी यहां पे कवर अप होगा। सो हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। सो अच्छे से ध्यान देना, राइट है ना? पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते, फिर आपके स्टडी मटेरियल के एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू वर्कबुक जो भी होगा, है ना, जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान दो। डन? तो अब यहाँ पे चार्ज टू असेट के केस में यहाँ पे देखो बेटा क्या होने वाला है। यहाँ पे बैलेंस शीट में ऐसा दिखेगा, ये आप लोगों की बैलेंस शीट है। आपको समझाने के लिए ये देखो, ये मैंने बैलेंस शीट बनाया आपको समझाने के लिए, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ ईयर 1, बैलेंस शीट ऑफ ईयर 1, ये आप लोगों की एसेट साइड, ये आप लोगों की एसेट साइड, ये आप लोगों के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सब लोग अगर अच्छे से ध्यान देंगे, विथ योर परमिशन मैं बैठ जाता हूं क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा ना, और लिख करके मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकता हूं। सो प्लीज ध्यान देना, ये मेरे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। बच्चों देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आप लोगों की जो मशीन है या फिर ये आपकी जो डिप्रिसिएबल एसेट है मैंने यहाँ पे लिख दिया। मशीन है आपको समझाने के लिए 100 लाख रुपीस की, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी एसेट का वैल्यू कम करना है। डिप्रिसिएशन कितना है आपको समझाने के लिए 10। अब देखो आउटर कॉलम में एसेट कितना दिख रहा है 90। ये था बैलेंस शीट ईयर 1 का। अब मैं बता रहा हूं बैलेंस शीट ईयर 2 का, प्लीज ध्यान दे दो सारे बच्चे। मैं ईयर 2 का बैलेंस शीट ले रहा हूं, ये दिख रहा है बेटा सभी को, ईयर 2 का बैलेंस शीट। हाँ, ये ईयर टू लिख देता हूं यहाँ पे, ईयर 2 ये लिख दिया। आप लोग नहीं कर सकते ना ऐसा आपके नोटबुक में? हाँ मेरे पास मैजिक है बॉस। अब देखो ये एसेट पिछले साल कितने की थी, देखो तो जरा, पिछले साल 90 का क्लोजिंग बैलेंस था, तो इस बार 90 का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इस बार एसेट में 90 का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये लिख दिया 90। और मान लो डिप्रिसिएशन इस बार भी कितने का है, 10 का है ना? सो यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आया 80। बात समझ में आ रही सभी को? उसके बाद में फिर से और आगे बढ़ते, अगले साल में देखो क्या हुआ है। तो अगले साल में बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये अगले साल का है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट थर्ड ईयर का, ये बैलेंस शीट थर्ड ईयर का। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ये थर्ड ईयर का बैलेंस शीट है। और यहाँ पे फिर से देखना, पिछले साल एसेट 80 की थी, यहाँ पे एसेट कितने की आ जाएगी, अब ये 80 आ गया, ये मैंने 80 लिख दिया। प्लीज एक बार समझो, आउटर कॉलम में डिप्रिसिएशन फिर से 10, आउटर कॉलम में कितना आया 70। बच्चों मैंने आप लोगों को 3 साल की बैलेंस शीट बताई, कौन से वाले केस में, जब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एसेट पे। कौन सी वाली मेथड है, फर्स्ट वाली मेथड, क्या नाम है उसका, चार्ज टू एसेट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो बच्चों। अब मैं ये फिर से ये मैंने ये पूरा कॉपी कर लिया, और ये मैं आप लोगों के लिए दूसरी मेथड यहाँ पे तैयार कर रहा हूं, दूसरी मेथड तैयार कर रहा हूं। हाँ हाँ, अब ध्यान से देखना बच्चों। देखो अब इस बार मेथड कौन सी है, मेक अ प्रोविजन। अब इस बार मेथड कौन सी है बच्चों, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान देना अब सारे बच्चे अच्छे से। कलर थोड़ा सा चेंज करो, क्या डार्क कर दिया मैंने इसको। ईयर 1 असेट की वैल्यू कितनी है बेटा 100, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन क्या रहेगा इस बार, प्रोविजन। देखो यहां लिखता हूं मैं, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, डिप्रिसिएशन प्रोविजन 10। असेट की वैल्यू कितनी बची है 90। प्लीज दोनों मेथड में फर्क समझना अच्छे से, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अब यहाँ पे अगले साल ये एसेट 90 पे नहीं आएगी, मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे हम लोग एसेट पे चार्ज नहीं कर रहे, हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड वाली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मेथड है, यहाँ पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। सो अगेन डिप्रिसिएशन प्रोविजन। ध्यान से देखो बच्चों, एसेट ग्रॉस वैल्यू पे दिख रही है अभी भी 100 पे, और एसेट हम लोगों की 100 कैसे है बताना तो जरा। एसेट की ये ग्रॉस वैल्यू है, एसेट की ये ग्रॉस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बच्चों, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस अमाउंट पे एसेट दिख रही है। और अब बताओ डिप्रिसिएशन प्रोविजन पिछले साल का कितना था 10, और इस बार और डिप्रिसिएशन चार्ज किया 10, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया
टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 20, आउटर कॉलम में 80। चेक करो, मैंने पहले बता दिया था अल्टीमेट इफेक्ट सेम है। देखो सेकंड ईयर में मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड ईयर में एसेट का वैल्यू कितना बच रहा है? 80। जस्ट अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर से एक और बात देखना, फिर से देखना, फिर से एसेट का हम लोगों का यहाँ पे देखना ग्रॉस वैल्यू पे ही एसेट दिखेगा, फिर से एसेट दिख रहा है ग्रॉस वैल्यू पे। और थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोविजन कितना हो गया बेटा? पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, तीसरे साल का 10। बोलो थर्ड ईयर में टोटल अक्यूमुलेट होके कितना हो जाएगा? 30। अगेन देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ईयर में उस वाले मेथड में भी एसेट कितने में दिख रहा था? 90। इस वाले मेथड में सॉरी थर्ड ईयर में एसेट कितने में दिख रहा था? 70। इस वाले मेथड में भी थर्ड ईयर में एसेट कितने में दिख रहा है? 70 पे। कुछ फर्क है क्या? मैं बता दूं फर्क क्या है बेटा। इस वाले मेथड में एसेट हर बार कौन से वैल्यू पे कैरी हो रही है? बुक वैल्यू जो बचा हुआ है चार्ज करने के बाद 90, फिर 80। अब अगले साल यहाँ पे एसेट कैरी किस पे होगी? देखना तो जरा, अगले साल एसेट कैरी होगी 70 पे, फिर डिप्रिसिएशन 60, फिर अगले साल एसेट कैरी होगी 60 पे। बट इस वाले मेथड में एसेट हर साल दिख रही है 100 हर साल ग्रॉस वैल्यू पे। सर फिर अल्टीमेट अमाउंट सेम कैसे आ रहा है? क्योंकि प्रोविजन वाले केस में डिप्रिसिएशन प्रोविजन फर्स्ट ईयर का 10, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का 10 और सेकेंड ईयर का 10 20, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर का 10, सेकेंड ईयर का 10, थर्ड ईयर का 10, टोटल हो गया 30। सो प्रोविजन के केस में आप लोगों का हर साल का जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है एक अकाउंट में अक्यूमुलेट हो रहा है ना? सर अक्यूमुलेट क्यों हो रहा है? लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि इस वाले मेथड में डिप्रिसिएशन असेट को कम नहीं कर रहा है तो अक्यूमुलेट हो रहा है। इस वाले मेथड में डिप्रिसिएशन असेट की वैल्यू को कम नहीं कर रहा है तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? अक्यूमुलेट हो रहा है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन, दैट amount of depreciation will accumulate over the period of time। जब कभी भी मैं depreciation की बात करूंगा in the case of provision of depreciation, in the case of provision for depreciation, then amount of depreciation will be accumulated in an account, उसका नाम रहेगा provision फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहां तक आप लोगों को चीजें सारी समझ में आई होगी, तो प्लीज अच्छे ध्यान देना। सो अल्टीमेटली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, यहां पे सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी अल्टीमेट सारी चीजें सेम रहेगी। सो आ जाओ तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, यहां पे हम लोगों ने अभी तक अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया। अगर आपको समझ में आया होगा, जैसे देखना मैं यहाँ पे ये वाली एंट्री है, दोनों जगह पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट। सो जब तक बच्चों, जब तक आपको अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन समझ नहीं आएगा तब तक आप लोग अकाउंटिंग कर पाओगे क्या? नो। सो फॉर पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, first of all you have to calculate the amount of depreciation। so amount of depreciation आप लोगों को calculate करना होगा, and how to calculate that amount of depreciation उसके लिए मैं हूं ना, आप लोगों को काफी सारी मेथड्स बताता हूं, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। अच्छा, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला पार्ट समझ में आ गया सभी को? पहला था चार्ज टू असेट एंड दूसरा था मेक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। चार्ज टू असेट के केस में आप लोगों की जो एसेट है, वो कौन से वैल्यू पे दिख रही है बेटा? नेट वैल्यू पे। और अगले साल जो नेट वैल्यू है उसी पे आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। लेकिन मेक प्रोविजन के केस में हर बार असेट कौन से वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है? देखो 100 हर बार ग्रॉस वैल्यू पे। और मेक प्रोविजन के केस में यहां पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो रहा है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में अक्यूमुलेट हो रहा है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये बात समझ में आई सभी को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप ये अकाउंटिंग करोगे कैसे जब तक आप लोगों को डिप्रिसिएशन का अमाउंट ही पता नहीं रहेगा। यहां पे आप डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट the amount of depreciation, right? so amount of depreciation कैलकुलेट कैसे करते हैं हमें वो समझना होगा। चलो आ जाओ, हम लोग अब लिखते हैं बेटा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी का, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। लिखो बेटा सब लोग मेरे साथ साथ में, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अच्छे से समझना,
हम लोग डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो प्लीज ध्यान दो सारे बच्चे अच्छे से, इसके लिए काफी सारी मेथड्स है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेथड्स। कौन कौन सी मेथड्स है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं लिख करके। एक बार देखो तो सब लोग मेरे साथ साथ में लिख लेना, सब लोग मेरे साथ साथ में लिखो कौन कौन सी मेथड से मैं एक्सप्लेन करूं। सबसे पहली वाली जो इसमें मेथड है बच्चों वो है, लिखो ऐसा मेरे साथ लिखो, सबसे पहली वाली मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, प्यार से इसको SLM भी बोल देते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बार ध्यान देना, विथ योर परमिशन मैं बैठूंगा। और इसी का एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। यस और नो? सर इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? जैसे ध्यान देना सब लोग, अगर ये है ईयर 1 2 3 और ये है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयर 1 का अमाउंट भी इतना ही रहेगा, ईयर 2 का अमाउंट भी इतना रहेगा, ईयर 3 का अमाउंट भी इतना रहेगा। और अगर सारे डिप्रिसिएशन के पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या मिलने वाली है? मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसीलिए इस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। यस, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के समय एक बार मैं आपको चार्ट बना करके बताऊंगा। और कौन सी मेथड है बच्चों? ध्यान देना अच्छे से, मैं सारी मेथड का नाम लिख रहा हूं। दूसरी जो मेथड है उसका नाम है रिटर्न रिटर्न डाउन 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 वैल्यू वैल्यू मेथड। इसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, प्यार से मैं बोल दूंगा WDV। स्ट्रेट लाइन के सारे नाम पता चल गया आपको? हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। शाम तेरे कितने नाम? 5 नाम। और WDV मेथड के रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 3 नाम इस मेथड के। नाम याद से लिख करके रख लेना। उसके बाद जो अगली मेथड है प्लीज मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अगली जो मेथड है, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, हाँ, अगली जो मेथड है इसका नाम है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, प्यार से शॉर्ट फॉर्म SYD मेथड है। अगली जो मेथड है उसका नाम है, लिख लो बेटा मेरे साथ साथ सारे नाम लिख लो। सारी मेथड नहीं अपने सिलेबस में, बस मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी मेथड्स होती है ना, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी मेथड्स होती है। फिर उसके बाद लिखो मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड। दूसरी है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, दूसरी है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। उसके बाद है डिप्लेशन मेथड, उसके बाद है, लिखते जाओ, सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। देन है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। भाई साहब काफी सारी मेथड है सर ये तो। हाँ, और भी काफी सारी मेथड्स है, बराबर है क्या? बट इतने मेथड्स के एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। एक और लिख लो NUT मेथड, नहीं जाने दो, इतने मेथड्स के नाम काफी है। सर हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को सारी मेथड्स नहीं पढ़ना है बच्चों। मोस्ट कॉमनली यूज accounting most commonly used method of depreciation to calculate the amount of depreciation is first to SLM and WDV, most commonly used method। उसमें भी इनकम टैक्स एक्ट आप लोगों को कहता है WDV मेथड यूज करने का। उसमें भी इनकम टैक्स एक्ट आपको कौन सी मेथड यूज करने बोल रहा है? WDV मेथड। सो प्लीज ध्यान देना, मैं 1 बाय 1 एक एक मेथड स्टार्ट कर रहा हूं। सो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा विथ योर परमिशन SLM मेथड। सो लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, मेरे साथ साथ में लिखना स्ट्रेट लाइन मेथड। डोंट वरी, ये हैंडरिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी, राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी का एक और नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आप मेथड वर्ड लिखना लास्ट में। इसी का एक और नाम है
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना। फटाफट से लिखते जाओ बच्चों, लिखने से राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना। 100 बका 1 लिखा, ऐसे पुराने लोग बोलते थे। तो जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूं इसका तो SLM, काफी बार इंस्टीट्यूट सिर्फ SLM भी बोलती, समझ जाना स्ट्रेट लाइन मेथड की बात चल रही है। सो बच्चों बहुत सिंपल मेथड है, अच्छे से ध्यान से देखना, है ना। इस मेथड का बेसिकली फंडा क्या है, बेसिक रूल क्या है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है उसका, ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट एसेट माइनस एस्टिमेटेड, बच्चों मैंने क्या बोला, एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू नहीं, मैंने लिखा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मैंने क्या लिखा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या रहती है बेटा, ये वैल्यू रियलाइज्ड वैल्यू टू बी रियलाइज्ड at the end of useful life, at the end of useful life of an asset because of or due to sale due to sale of that asset, बरोबर है क्या। असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद असेट को बेच के जो भी कुछ वैल्यू हम लोगों को रियलाइज होगी, असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद असेट को बेच के जो भी हम लोगों को उसकी कुछ वैल्यू वसूल होने वाली है, अभी तक हुई नहीं, फ्यूचर में होने वाली है, बस अंदाज लगा करके हम लोग यहाँ पे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लिखते हैं। काफी बार क्वेश्चन में एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दोनों भी दिया रहता है, हमें क्या लेना है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नॉट एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल तो हमें असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद पता चलेगा और डिप्रिसिएशन तो हमें हर साल चार्ज करना है। सो ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय estimated useful life, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये फॉर्मूला आया कैसे, बहुत सिंपल है बेटा, एक एसेट है 100 लाख रुपीस की, है ना, और उसकी ये कॉस्ट है और उसकी जो यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए 5 साल है, और यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आपको उस असेट को बेच के एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना मिलने वाला है आपको समझाने के लिए 20 लाख। तो बताओ मुझे, यहाँ पे 100 लाख की असेट है, 20 लाख 20 लाख तो वापस मिल जाएंगे, तो आप लोगों के लिए नेट कॉस्ट कितना हुआ 80 लाख, और 80 लाख कितने साल यूज करना है, 5 साल। सो देयरफॉर 80 लाख अगर 5 साल यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 साल यूज करने के लिए आपको असेट के लिए कितना एक्सपेंस बेयर करना है, बराबर है क्या, कितना डिप्रिसिएशन रहेगा। सो 80 डिवाइडेड बाय 5, यानी यहाँ पे 1 साल का आ गया 16 लाख, तो हमारे फॉर्मूला से भी ये निकलेगा। देखो तो जरा, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, कॉस्ट कितना है बेटा असेट का 100 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है बच्चों 20 लाख, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों 5 इयर्स। देखो तो हमारे फॉर्मूला से भी इतना ही आ रहा है क्या, 16 लाख पर एनम। सो हमारे फॉर्मूला से भी सेम आएगा। सो ये फॉर्मूला का लॉजिक समझ में आएगा सभी को, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला। सिंपल, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यार बचपन वाला, बट हम लोग एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते पड़ेंगे, वी जस्ट हैव टू डू पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये बात समझ में आ रही सभी को, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, आगे बढ़े। सो ये था आप लोगों का डिप्रिसिएशन का एसएलएम का फॉर्मूला। बट इसी फॉर्मूला में काफी बार आप लोगों को बोला जाता है, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। आप लोगों को डिप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है ना, डिप्रिसिएशन का रेट निकालना है, मतलब परसेंटेज। कैसे निकालेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, बरोबर है। सो मान लो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना बेटा आप लोगों का, ये 16 लाख है ना, ऊपर वाले एग्जांपल, डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी थी 100 लाख इनटू 100, तो रेट हो गया 16% पर एनम। सो ये फॉर्मूला समझ में आया सभी को। सो बच्चों मैं यहाँ पे दोनों भी फॉर्मूला को अंडरलाइन करके रख रहा हूँ, है ना, अच्छे से सभी ने ध्यान देना है, और ये फॉर्मूला एग्जाम में यूज करना है, ये बात समझ में आई सभी को। सो ये पहला वाला फॉर्मूला है ना, और ये दूसरा वाला फॉर्मूला, समझ में आया, डन। एक सेकेंड, मैं ये कुछ ज्यादा ही मैं ऊपर चला गया, ये है दूसरा वाला फॉर्मूला। अच्छा, इसी के अंदर में एक और फॉर्मूला हो सकता है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, इसी में एक और फॉर्मूला
अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए, बट कौन से केस में, इफ rate of depreciation is given in the question, rate of depreciation, if rate of depreciation is given in the question, तो amount of depreciation कैसे निकलेगा? ऊपर के फॉर्मूला को देखो मैंने पलटा के लिख दिया, cost of asset multiplied by rate of depreciation, cost of asset multiplied by rate of depreciation। ये लास्ट वाला फॉर्मूला समझ में आया बेटा आप सभी को? इजी है, अच्छा फॉर्मूला है, पक्का, डन, सभी ने लिखा यहाँ पे अच्छे से। सो कॉस्ट ऑफ असेट और मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर आप लोगों को एग्जाम में रेट अगर दिया है तो आप लोग डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आप लोगों को एग्जाम में रेट दिया है तो आप डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां तक सबको सारी चीज समझ में आई बेटा? पक्की बात। सो हमने आज क्या क्या देखा? सबसे पहले डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया, राइट? डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया, डिप्रिसिएशन कैसे हम लोग चार्ज करते हैं उसकी अकाउंटिंग की दो मेथड देखा, चार्ज टू असेट और मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। उसके बाद हमने हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड देखा, है ना, एक सिंपल एग्जांपल के साथ। नाउ सेकंड वाली मेथड लिखो बच्चों। अब सेकंड वाला मेथड हमने कौन सा वाला मेथड देखा बताओ तो जरा? हमने स्ट्रेट लाइन मेथड देखा। मैं इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसा बॉक्स बना करके रख देता हूं, डन। अब मैं सेकंड वाली मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। नाउ सेकंड मेथड है WDV, रिटर्न 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 डाउन 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 वैल्यू मेथड, है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्यार से WDV, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बरोबर है क्या? सब लोग अच्छे से ध्यान देना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, है ना। एग्जाम के अंदर में आप लोगों को इस मेथड के ऊपर में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सो हम लोग अकाउंटिंग भी करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके स्टडी मटेरियल के और इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड किया है पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले। पहले एक बार फटाफट से कॉन्सेप्ट देख लो, राइट। सो सब लोग देखो तो जरा। सो WDV मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन बहुत इजी है, इस एक एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और बाद में डोंट वरी मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को लिख करके दे दूंगा। सो देखो तो जरा, एसेट की कॉस्ट है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूं 1 लाख रुपए। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, बरोबर है। और यहाँ पे आप लोगों को ये दे दिया है डिप्रिसिएशन का रेट, डिप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा WDV में, ये है आपको समझाने के लिए 10%, बरोबर है। 10 नहीं, मैं 20% ले लेता हूं, 20% पर एनम, कुछ बोला नहीं है, पर एनम। और आप लोगों को ये बोला है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये दिया है 20,000, है ना। और आपको यूजफुल लाइफ इस असेट की दे दी है, यूजफुल लाइफ है इस असेट का, आपको समझाने के लिए 4 साल, 4 ईयर, इतना आप लोगों को डेटा दिया है। और आप लोगों को बोला है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन यूजिंग WDV मेथड, यूजिंग WDV मेथड फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर एंड फॉर फोर्थ ईयर, बरोबर है क्या? चारों साल के लिए आप लोगों को अमाउंट कैलकुलेट करना है, अच्छे से ध्यान देना। सो बच्चों मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर में लिखता हूं पर्पल कलर के पेन से, बिकॉज आई लव पर्पल। सो ध्यान देना, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं। सबसे पहले तो एसेट की कॉस्ट मैंने लिख लिया, आपको समझाने के लिए कितना, 1 लाख रुपीज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी समझाने के लिए नहीं, क्वेश्चन में दिया है। बाद में डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 20% है बच्चों, 20% इस पे निकालेंगे, बोलो कितना आया? सर वेट, आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू तो माइनस भी नहीं किया कॉस्ट में से, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं। कौन से केस में? अगर आप लोगों को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन नो नीड टू डिडक्ट द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट ऑल। रेट दिया मतलब सारी चीजें इन्होंने कंसीडर करके दे दिया है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट रेट ऑफ दैट डिप्रिसिएशन टू द रिस्पेक्टिव फिगर। कोई भी केस SLM में थोड़ो, WDV में थोड़ो, जब कभी भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा तो कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना, अगर रेट दिया है तो।
स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट नहीं दिया है तो हमारा फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट दिया है तो देखो तीसरा वाला आखिरी वाला फॉर्मूला लिख करके दिया था, कॉस्ट इनटू डायरेक्टली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो यहां पे भी रेट दिया है तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं कर रेखा। ये बात समझ में आए सभी को, पक्की बात। सो आ जाओ, सो प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। सो बताओ यहाँ पे एसेट का बीवी बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी, बुक वैल्यू का एक और नाम क्या था, डब्ल्यूडीवी। कितना बचा बच्चों, कितना बचा, 80,000। फिर से अब देखो गेम यही है, जो भी है गेम यही है। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। देखो मैं किससे वैल्यू कर रहा हूं, जो कि इस मेथड का नाम डब्ल्यूडीवी मेथड है, इसलिए मैं हर साल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यूडीवी करूंगा। सर फिर फर्स्ट ईयर में कॉस्ट से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये ही बुक वैल्यू थी, ये ही डब्ल्यूडीवी थी। मैंने सबसे पहले तो बताया था इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, मैंने एसेट खरीदा कितने में, 1 लाख में। एसेट को खरीदते मैंने उस एसेट का अकाउंटिंग कर दिया, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर के केस में तो 1 लाख ही डब्ल्यूडीवी, 1 लाख ही बीवी हो गया। इसीलिए फर्स्ट ईयर के केस में आप लोगों की कॉस्ट ही डब्ल्यूडीवी है, इसीलिए मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी हर अगले साल में डब्ल्यूडीवी चेंज होते जाएगा बिकॉज ऑफ डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। बीवी का फॉर्मूला बताया था ना, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट। अब देखो बच्चों आगे बताओ, बीवी और डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, बीवी और डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर या एट द एंडिंग ऑफ सेकंड ईयर, जो कहना है कह दो। तो या तो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग या तो सेकंड ईयर का एंडिंग, या तो थर्ड ईयर का स्टार्टिंग या तो सेकंड ईयर का एंडिंग। ये बात समझ में आएगी सभी को। सो बताओ कितना बचा यहाँ पे, 80 माइनस 16, कितना बचा, 64,000। सो उसके बाद थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, बोलो बेटा कितना आया, अगेन 20%। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना बेटा, 20% है ना। सो यहाँ पे 64,000, 64,000 इंटू 20%, 12,800, 64,000 इंटू 20%, 12,800 माइनस इक्वल टू, बोलो बचा कितना बेटा यहाँ पे, 51,200। सो डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर, डब्ल्यूडीवी 4 लिख दो क्या, डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर था तो सेकंड लिख दिया। ये ही था अपना डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बाद में ये था डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर, डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ये सुनो, सो ध्यान देना फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन बच्चों कैसे आएगा प्लीज देखो। सो लिखा मैंने फोर्थ ईयर का 20% है ना, 51,200 इंटू 20% का साइन कितना आया, 10,240, 10,240। सब लोग प्लीज साथ में रहना, डन। और बताओ एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, 4 साल ये एसेट की यूजफुल लाइफ थी, एसेट की यूजफुल लाइफ थी 4 साल। लास्ट में बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बोलो बच्चों कितना बचा, 40,960। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट का बुक वैल्यू बचा 40,960 है ना। कैलसी में भी आप कर सकते हैं, 1 लाख माइनस 20% का साइन, माइनस 20% का साइन 2 साल हो गए, माइनस 20% का साइन 3 साल हो गए, 51,200 बचा, माइनस 20% का साइन 4 साल हो गए, 40,960 was the book value remains in your books of accounts at the end of useful life। क्लियर, यहां तक समझ में आए। अब देखो सर यूजफुल लाइफ तो खत्म हो गई, अब क्या करेंगे, मे बी एसेट को यूज करेंगे, मे बी एसेट को बेच देंगे, डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। लेकिन सर एसेट की यूजफुल लाइफ तो 4 साल ही थी, भैया ऐसा कंपलसरी है क्या 4 साल के बाद अचानक एसेट गायब हो जाएगी, इसलिए तो उसको एस्टिमेटेड बोलते हैं, अंदाज, और अंदाज गलत भी हो सकता है। हम लोगों को 4 साल तक डिप्रिसिएशन निकालने बोला था, हमने निकाल लिया। अच्छा मैं एक चीज बता था, सेम एक मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूं है ना, जहां पे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों मेथड का डिप्रिसिएशन आप लोगों को निकाल करके बताता हूं, कंपैरिजन करके बताऊंगा। ध्यान से सुनना, बहुत काम का है, बहुत काम का सेशन है। एसएलएम वर्सेस डब्ल्यूडीवी मेथड, एसएलएम वर्सेस डब्ल्यूडीवी मेथड लिख करके रख लेना है ना। एग्जांपल सेम ऊपर वाला ले लेता हूं है ना। एसेट की कॉस्ट कितनी है देखो जरा, एसेट की कॉस्ट है, आपको समझाने के लिए एसेट का कॉस्ट है
है ना, कितना लिख रहा हूं यहाँ पे 1 लाख रुपीज, और एसेट की यूजफुल लाइफ सेम है, और एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों को एक साथ बता रहा हूं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दोनों केस में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी सेम है, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। बोलो बेटा कितना है 20%, 20% इस पे निकालो, बोलो कितना आया 20,000, बरोबर ना बच्चों, ध्यान से देखना सारे बच्चे। और यहां पे बताओ कितना आ जाएगा, तो अगेन 20%, अगेन 20%, अगेन 20% इस पे निकालेंगे। और इसका नाम, एक और नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एसएलएम और ओरिजिनल कॉस्ट, इसी का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना अच्छे से। अब बताओ यहाँ पे भी कितना आया, अरे सर दोनों भी मेथड में फर्स्ट ईयर का अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तो बिल्कुल सेम आया, दोनों भी मेथड में, हाँ आने दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बताओ बीवी और डब्ल्यूडीवी कितनी बची, डब्ल्यूडीवी, अब डब्ल्यूडीवी मतलब बीवी समझ जाना, डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बोलो यहाँ पे कितना बचा 80,000। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डब्ल्यूडीवी कितना बचा, अरे सर आपने ये क्या कह दिया, एसएलएम में डब्ल्यूडीवी वर्ड क्यों लिख रहे हैं, अरे बाबा ये डब्ल्यूडीवी अलग चीज है, ये डब्ल्यूडीवी मेथड है, और ये जो डब्ल्यूडीवी बचा ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं है। डब्ल्यूडीवी वर्ड के ऊपर क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ठप्पा लगा हुआ है। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है, असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो कुछ बच रहा है वो डब्ल्यूडीवी है। फिर वो डिप्रिसिएशन कोई भी मेथड से माइनस हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड वाला डिप्रिसिएशन माइनस हो, चाहे डब्ल्यूडीवी मेथड वाला डिप्रिसिएशन माइनस हो, असेट की कॉस्ट में से अगर डिप्रिसिएशन माइनस होता है तो जो कुछ बचता है उसे हम लोग प्यार से डब्ल्यूडीवी ही कहते हैं। ये बात समझ में आएगी सभी को, सो प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। सो डब्ल्यूडीवी यहां पे कितना बच गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 80 फिर से डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, सो मैं यहां पे सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन ले रहा हूं, फिर से 20%, फिर से 20%, फिर से 20%, बट यहां पे किस पे रहेगा डब्ल्यूडीवी पे, कितना है बच्चों जल्दी बताओ 16,000। और यहाँ पे अब शुरू हुआ गेम प्लान, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम क्या है रे बाबा, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे फिर से 20% किसका, ओरिजिनल कॉस्ट का, 20% किसका ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बोलो मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख, 1 लाख का 20% बोलो कितना आ जाएगा 20,000। सो ये बात समझ में आई क्या कुछ सभी को। सो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हर बार फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिख करके दिया था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन अगर रेट दिया है बच्चों तो किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट इंटू रेट, हर साल कॉस्ट इंटू रेट। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में हम लोग हर बार किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डब्ल्यूडीवी, सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो सेकंड ईयर के डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई किया, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो थर्ड ईयर के डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई किया, स्टार्टिंग की डब्ल्यूडीवी है थर्ड ईयर की स्टार्टिंग की, सेकंड ईयर का निकालना है तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग के डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया। सो डब्ल्यूडीवी मेथड में हम लोग हर बार रेट इंटू रिस्पेक्टिव ईयर के डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर बार रेट इंटू कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात समझ में आई क्या सभी को, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते, बोलो बेटा डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा यहाँ पे 64,000, और इधर में कितना बचा 60,000। और बताओ यहाँ पे डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ, ये सेकेंड ईयर था, ये सेकेंड ईयर था और ये थर्ड ईयर है, बोलो डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर निकाल दो, अगेन 20% किसका डब्ल्यूडीवी का, और यहां पे भी रहेगा 20% बट किसका, बट यहां पे रहेगा आप लोगों की फिर से कॉस्ट का, यहाँ पे अगेन किसका रहेगा फिर से कॉस्ट का, अगेन 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 20% में कैसे लिखूं रे, कुछ मेरे पास में हल्का कलर वाला पेन है क्या, हल्का हल्का कलर, हाँ ये देखो ये यहाँ पे, हाँ फिर से कॉस्ट का, चलो बताओ तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट का अगेन कितना है, कॉस्ट 1 लाख है उसका 20,000। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल विल रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल विल रिमेन सेम। सो देखो प्लीज ध्यान दे दो सारे बच्चे, और बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा 64,000 इंटू 20%, 12,800, 64,000 इंटू 20%, 12,800 माइनस इक्वल टू, बोलो बचा कितना 51,200, बोलो यहाँ पे कितना बचा
40,000, कुछ बात समझ में आ रही है, एंड डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, ये आ गया अपना। फिर डिप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर कितना है बच्चों, 20%। डिप्रिसिएशन कितना है बच्चों 4th ईयर का, 20%। सो इनटू 20% का साइन कितना आया, 10,240। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन 20% सेम रहेगा, 20% सेम कॉस्ट का रहेगा, फिर से 20,000 रुपए। ओ भाई साहब, आप समझ रहे हो ना बच्चों। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, है ना। और यहाँ पे कितना बचा, 20,000, बरोबर है। और यहाँ पे बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितना बचा बेटा, माइनस इक्वल्स टू, यहाँ बचा 40,960। अब दोनों मेथड की खासियत सुन लो। देखो दोनों मेथड मैंने आजू बाजू में लेफ्ट और राइट में लिख करके आपको बताया। दोनों मेथड के अंदर में फर्क क्या बच्चों, समझना जरा। डब्ल्यूडीवी मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग ईच ईयर। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, सेम और कांस्टेंट ईच ईयर, ईच ईयर। ये बात समझ में आई क्या सभी को। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, इन एवरी सब्सिक्वेंट ईयर profit will be greater as, sorry, profit will be less as compared to WDV मेथड। देखो सर ऐसा क्यों, अरे बाबा स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर अगले साल का, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 16,000 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 12,800 है, तो हर साल यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूडीवी। देखो इसीलिए डिप्रिसिएशन ज्यादा, खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड देखा तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट कम रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। सेम पूरा पॉइंट वापस नहीं लिखता हूं। यहाँ पे असेट का वैल्यू, असेट का वैल्यू, यहाँ पे एसेट का बैलेंस वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कैन नेवर बिकम जीरो। क्यों, क्योंकि हर बार रिमेनिंग जो वैल्यू बचती, उस रिमेनिंग वैल्यू का 20% हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। जो भी कुछ वैल्यू बचेगी उसका 20% माइनस होगा, उसके बाद भी जो वैल्यू बचेगी वो 80% रहेगा, बरोबर है क्या। बट यहाँ पे हर साल 20 20 20 20 4, और मान लो 5वें साल और 20 लिख दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। बट यहाँ पे इनफाइनाइट अनंत काल तक भी करते जाओगे तो वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आएगी, बट कभी भी जीरो नहीं आएगी डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर में। बट यहाँ पे कैन बिकम जीरो, कैन जीरो, कैन बिकम जीरो। तो ये मैंने 3 पॉइंट बता दिए और मैंने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी आपको पूरी मेथड बता दी। डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी लिख करके दे देता हूं। सो फॉर्मूला क्या रहेगा डब्ल्यूडीवी मेथड का, सो दस डब्ल्यूडीवी मेथड का फॉर्मूला, डब्ल्यूडीवी मेथड में डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यूडीवी ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन चाहिए तो थर्ड ईयर की डब्ल्यूडीवी इनटू रेट, बराबर है क्या। ये यहाँ पे ये आ जाएगा WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इनटू रेट। और अगर इसी में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है तो 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू RV अपॉन C। C मतलब क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट, RV मतलब रेसिडुअल वैल्यू। डोंट वरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर में हम लोग इसको यूज करेंगे। एन मींस यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। तो ये दो फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना डब्ल्यूडीवी मेथड में। देखो ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला तो हमने अप्लाई किया ही नहीं, यहाँ पे हर बार रिस्पेक्टिव ईयर के डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट ईयर के डिप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट ईयर के डब्ल्यूडीवी, सेकंड ईयर के डिप्रिसिएशन के लिए सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का डब्ल्यूडीवी, थर्ड ईयर के डिप्रिसिएशन के लिए थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई किया, तो हुआ ना अपना पहला वाला फॉर्मूला, राइट। तो ये था बच्चों आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग मेथड, है ना, रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। उसमें भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, डब्ल्यूडीवी। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। डन।
मिलते हैं इसी के डिप्रिसिएशन के पार्ट 2 के अंदर में, जहां पे हम लोग काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का अभी का ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाती है ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।